दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज हम इस ज्योतिषीय कार्यक्रम में यह चर्चा करेंगे कि राहु और केतु अगर तृतीय और नवम भाव में बैठते हैं तो कैसा फल देते हैं। तो पहले हम राहु को तृतीय भाव में रखेंगे और केतु को नवम भाव में रखेंगे, और इसके उपरांत केतु को तृतीय भाव में रखेंगे और राहु को नवम भाव में रखेंगे। तो मित्रों, इससे पहले भी मैं 2 वीडियो बना चुका हूं, जिसमें राहु प्रथम और सप्तम भाव में और राहु द्वितीय और अष्टम भाव में बैठाकर हमने चर्चा की थी। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो मित्रों, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि राहु और केतु कोई भौतिक ग्रह नहीं है। ये चंद्रमा शनि मंगल की तरह से इनका कोई अस्तित्व नहीं है आकाश में। ये इनको छाया ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इनको ये मानक हैं। और माना कैसे गया है इनको, तो वो मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ। तो मित्रों, है क्या कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, और जिस मार्ग को वो पृथ्वी अनुसरण कर रही है, जिस मार्ग को फॉलो कर रही है, उसे रवि मार्ग कहते हैं। और साथ ही साथ चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। तो उत्तर से दक्षिण जाते हुए चंद्रमा जिस बिंदु को काटता है वह केतु बन जाता है, और दक्षिण से उत्तर आते हुए चंद्रमा रवि मार्ग को जहाँ पे काटता है वो राहु बन जाता है। तो ये चंद्रमा का चक्कर लगाते हुए रवि मार्ग के कटान बिंदु राहु और केतु हैं। तो जब चंद्रमा उत्तर की तरफ आते हुए रवि मार्ग को काटता है तो राहु बन गया, दक्षिण की तरफ जाते हुए जब रवि मार्ग को काटता है तो केतु बन गया। तो ये जो 2 बिंदु हैं वही राहु और केतु हैं। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इनका बहुत ही अधिक महत्व है। हमारे ऋषि मुनियों ने आम लोगों को समझने के लिए आम लोगों को समझाने के लिए ऐसा बताया है कि राहु धड़ है और केतु गलत बोल गया, राहु सर है और केतु धड़ है। तो अगर दोनों धड़ और सर अलग अलग हैं अंतरिक्ष में, तो फिर अगर वो जुड़ जाएंगे तो एक शरीर बन जाएंगे। क्योंकि किसी का धड़ और सर अलग अलग है तो वो उसका कोई स्वतंत्र कारकत्व नहीं है, वो इम्बैलेंस है। क्योंकि सर के पास बुद्धि सर के पास है, दिमाग सर के पास है, और बाकी हाथ पैर सब धड़ के पास है। तो मानव जीवन में जो लक्ष्य है कि राहु बैठ के केतु को क्या संदेश दे रहा है, केतु बैठ के राहु को क्या संदेश दे रहा है, इसको समझना और दोनों में एक तारतम्य स्थापित करना। अगर किसी जातक ने ये कर लिया तो फिर उसकी जो पर्सनालिटी है, उसका जो व्यक्तित्व है और उसका जो जीवन है वो बहुत अच्छा हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। और यही लक्ष्य है जातक के लिए। तो मित्रों, जो हम कुंडली देखते हैं तो वो उसी तरीके से है कि जैसे प्रोएक्टिव बेसिस पे, कि खतरा आने से पहले ही हम खतरों के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। जैसे कि मोटापा जब बढ़ता है तो बीमारियां आती हैं, तो अगर हम पहले से वर्जिश करें तो मोटापा आएगा ही नहीं, और हम बहुत सी बीमारियों से, शुगर, ब्लड प्रेशर से और जो मोटापे संबंधित और दिल की बीमारियां हैं उनसे बचे रह सकते हैं। तो कुंडली बनाने का और कुंडली जानने का और बताने का यही उद्देश्य होता है, जिससे कि आगे आने वाले जीवन में जो संघर्ष आने वाले हैं, अगर हम उनको एकदम समाप्त नहीं कर सकते तो उनको कम कर दिया जा सके। तो अब हम अपनी चर्चा पे आगे बढ़ते हैं और राहु को तृतीय भाव में और केतु को नवम भाव में कर देते हैं।
और ये मानते हैं कि दोनों बली हैं। तो राहु तृतीय भाव में बली कैसे होगा? तो तृतीय भाव का जो स्वामी है, जो राशि है और उसका स्वामित्व जिस ग्रह के पास है, वो उच्च का हो या फिर मित्र राशि में हो या फिर केंद्र या त्रिकोण में हो, तो राहु को काफ़ी बल मिलता है। इसके अलावा अगर तृतीय भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तब भी राहु को काफ़ी बल मिलता है। लेकिन शुभ ग्रह वहाँ पे बैठे ना, राहु के साथ अगर कोई ग्रह बैठता है तो राहु उस पर विपरीत प्रभाव डाल देता है, क्योंकि राहु अंधकार का प्रतीक है, राहु निगेटिविटी का प्रतीक है। तो अगर बृहस्पति या शुक्र या बुध या चंद्रमा 15 डिग्री के अंदर आके बैठ जाते हैं, राहु से 15 डिग्री के अंदर आके युति बना लेते हैं, तो उनकी शुभता में भी कमी कर देता है राहु। हाँ, अगर 15 डिग्री से दूर बैठे हुए हैं तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर युति संबंध बनता नहीं है और दृष्टि संबंध भी नहीं बनता है, तो फिर उनका शुभता असर नहीं करती है। इसलिए अगर जैसे बृहस्पति है, बृहस्पति किसी भी तरीके से तृतीय भाव में बैठे हुए राहु पे दृष्टि डाल दे या शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, शुक्र भी नवम भाव में बैठ जाए, तो वो शुभ प्रभाव में राहु आ जाता है। तो मित्रों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ और आप जानते हैं कि राहु और केतु का स्वतंत्र कारकत्व नहीं है। तो भाव से जो कारकत्व धनात्मक या ऋणात्मक जो भी कारकत्व निकल के आता है, तो राहु और केतु उत्प्रेरक का काम करते हैं, कैटलिस्ट का काम करते हैं और उन्हीं भावों के कारकत्वों को बढ़ा देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऋणात्मक कारकत्व है तो भी, धनात्मक कारकत्व है तो भी उन्हीं को बढ़ा देते हैं। इसलिए राहु दोधारी तलवार है। वही राहु उसी भाव में बैठ के अलग भी फल दे सकता है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरह के फल देता है, डिपेंड करता है कि तृतीय भाव को कैसा बल मिला हुआ है। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। तो राहु और केतु दोनों जो हैं वो इस तरीके से काम करते हैं। राहु इस मामले में केतु से आगे है थोड़ा, उसका जो उत्प्रेरक की तरह से काम करने का तरीका है वो केतु से भी अधिक है। तो इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो जब तृतीय भाव में राहु बैठ जाता है और वो बली हो जाता है, तो बली कैसे होगा? तृतीय भाव का जो स्वामी है उसको बल मिल जाए या फिर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो राहु बली हो जाता है। तो ऐसा जातक को रोकना बड़ा मुश्किल काम होता है। वो जो भी लक्ष्य निर्धारित करता है उसको प्राप्त किए बगैर नहीं बैठता, और असाध्य लक्ष्य भी उसके लिए साध्य हो जाते हैं, क्योंकि वो श्रम करने से बिल्कुल नहीं घबराता, आलस्य भी उसके अंदर नहीं होता और वो थकता तो बिल्कुल ही नहीं है। तो वो, क्योंकि तीसरा भाव जो है पराक्रम का भाव है, और जब राहु वहाँ पे बैठ जाता है और उस शुभ कारकत्वों की वृद्धि करने लगता है तो पराक्रम में कई गुना वृद्धि कर देता है। लेकिन एक निगेटिव बात भी ऐसे लोगों के साथ आती है कि वो रेस्टलेस होते हैं, उनका एक लक्ष्य पूरा हुआ नहीं दूसरा काम शुरू कर देते हैं। कभी कभी तो एक काम समापन की ओर बढ़ रहा है तभी दूसरा काम अपने हाथ में ले लेते हैं। तो वो अपनी जीत को या फिर जो उनको खुशी मिली है जीत के पश्चात उसका पूरी तरह से आनंद नहीं उठा पाते। परंतु अगर केतु नवम भाव में है और वो भी शुभ प्रभाव में है, यानी कि नवमेश उच्च का है, स्वराशि में है, या केंद्र या त्रिकोण में चला गया है, या मित्र राशि में है, ऐसी कोई कॉम्बिनेशन बनी हुई है और नवम भाव पे शुभ ग्रहों का प्रभाव भी है, तब फिर स्थिति अलग हो जाती है। नवम भाव जो है, नवम भाव के पास क्या क्या कारकत्व हैं? नवम भाव आध्यात्म का है, नवम भाव हमारी तीर्थ यात्राओं का है, नवम भाव करुणा है, नवम भाव हमारा इमोशन है, नवम भाव हमारा त्याग है, जो हमारे अंदर त्याग की भावना है। तो जितने भी सतोगुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा।
सतोगुण मतलब आप यहाँ पे सिर्फ ये समझिए कि जो भी अच्छे गुण हैं हमारे अंदर, ऋषि मुनियों वाले जो गुण हैं, वो सारे गुणों का जो स्वामित्व है वो नवम भाव के पास या उसके स्वामी के पास होता है। तो अगर नवम भाव में बैठा हुआ केतु मजबूत है तो जातक बहुत ही अधिक आध्यात्मिक होता है, त्याग की भावना होती है, परोपकार की भावना होती है। तो कभी न कभी राहु जो कि तृतीय भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसा जातक जीवन में कभी न कभी ये महसूस कर लेता है कि जो मैं एक लक्ष्य के बाद दूसरा लक्ष्य के पीछे भाग रहा हूँ वह ठीक नहीं है और जीवन में थोड़ा बैलेंस चाहिए। तो वो समय निकालना शुरू कर देता है, वो अपनी आध्यात्मिक अवस्था को भी जागृत करता है, उन्नत करने लगता है, पूजा पाठ में मन लगाता है। उस राहु और केतु का कनेक्ट स्थापित हो जाता है, क्योंकि दोनों ही के ऊपर ही शुभ ग्रहों का और शुभता का असर है। तो दोनों ही के कारकत्व धनात्मक हैं। अब हम अगले स्टेप की ओर चलते हैं और मानते हैं कि राहु तो बली है परंतु केतु निर्बल है, यानी कि जो नवम भाव का स्वामी है वो 8वें भाव में, 6ठे भाव में या 12वें भाव में कहीं जाके बैठ गया है, और या फिर किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो गया है, या नीच का हो गया है, परम नीच का हो गया है, या शत्रु राशि में बैठ गया, ऐसा कोई संभावना अगर बन गई है तो फिर क्या होगा मित्रों? तो फिर ये होगा कि जो जातक है वो कभी ये रियलाइज ही नहीं करेगा, किसी भी जीवन के किसी भी स्टेज में वो महसूस नहीं करेगा कि हमारा जीवन को हम कैसे जिएं। तो बहुत सी सफलताएं अर्जित करने के बाद भी उसका जो जीवन है वो भागा दौड़ी और इसी में झंझावातों में ही बीत जाएगा। वो कभी भी शांति से बैठ के और अपने जो जीवन का आनंद, जो खुशी होती है, वो कभी ले ही नहीं पाएगा। एक के लक्ष्य के बाद दूसरा लक्ष्य, दूसरे लक्ष्य के बाद तीसरा लक्ष्य, तीसरे लक्ष्य के बाद चौथा लक्ष्य, वो ता जीवन ऐसे ही करता रहेगा। सफलताएं भी उसको मिलती रहेगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसको ये कमी हमेशा महसूस होती रहेगी कि मैं फंस गया हूँ, मुझे राहत चाहिए, लेकिन राहत उसको मिलेगी ही नहीं। उसका अंतरात्मा उसको कहीं न कहीं कहेगी कि राहत चाहिए, पर राहत तो ले ही नहीं पाए, मिलेगी ही नहीं, वो ऐसे फंस चुका होगा। वापस जैसे होता है ना, फिल्मों में दिखाता है कि कोई माफिया होता है या कोई माफिया के गैंग में कोई शामिल हो जाता है, और एक बार वो शामिल हो जाता है तो फिर चाह कर भी वो वापस नहीं आ पाता। तो कुछ इस तरीके की परिस्थिति उपस्थित हो जाती है, और इस क्रम को उल्टा कर देते हैं। अगर मान लीजिए कि राहु निर्बल है और केतु नवम भाव में बली है, तो राहु कर्म स्थान में बैठा हुआ है और कर्म स्थान निर्बल पहले से था, और ना राहु उत्प्रेरक का काम करके उसको और भी नीचे गर्त में लेके चला गया। तो जो पराक्रम का भाव है पूरी तरह डूब गया। तो आदमी के अंदर सारे अच्छे गुण होते हुए, उसके अंदर सारी त्याग की भावना, आध्यात्म की भावना, तीर्थ की भावना, सब कुछ होते हुए वो कोई भी काम अपने हाथ में लेता है उसको पूरा ही नहीं कर पाता है। लास्ट में करते करते लास्ट में जाके हार मान लेगा, फिर दूसरा काम शुरू कर देगा। तो इस तरीके से एक काम करेगा, दूसरा काम करेगा, तीसरा काम करेगा, और हर काम छोड़ छोड़ के बैठ जाएगा। तो मित्रों, ऐसा नहीं है कि किसी के कुंडली में अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है तो ये पत्थर की लकीर है। हम अपनी विल पावर से और अपने कर्मों से चीज़ों को बदल सकते हैं। और देखिए, जो मोमेंटम बना हुआ है, जो जब आप जन्म लेते हैं तो जो ग्रह आपके पास बैठ गए हैं, इसका मतलब ये है कि वो मोमेंटम उस समय बना हुआ है। वो तो उस मोमेंटम पे आप एक ब्रेक नहीं लगा सकते। अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और कोई कहे कि 90 डिग्री पे मोड़ दीजिए, तो आप नहीं मोड़ सकते हैं। लेकिन एक कर्व बना के आप गाड़ी को मोड़ देते हैं 90 डिग्री पे। तो जब कर्व बनाते हैं आप, तो संभव है कि थोड़ा गाड़ी आपकी 100 मीटर आगे चली जाए, 100 मीटर तक आपको ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव में या जो चाहते हैं वो करना पड़ जाए। लेकिन अगर आपने अपने कर्मों में बदलाव शुरू कर दिया है अपनी विल पावर से, अपनी इच्छा शक्ति से, तो धीरे धीरे ग्रह भले ही खराब राशि में बैठ गए हैं, खराब जगह पे भी बैठ गए हैं, लेकिन वो आगे चल के
वो खराब प्रभाव उस हिसाब से नहीं दे पाते हैं। तो यही कुंडली से हमें सीख लेनी चाहिए। तो हमें जैसे ही जिस दिन हमने कुंडली का अपने अध्ययन किया और हम जान गए कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो उस दिन से ही अपने विल पावर से वो काम नहीं करना चाहिए। अब अगर किसी के तृतीय भाव में राहु बैठा है और अशुभ प्रभाव में है वो, तो समझ जाना चाहिए कि हमें अपनी विल पावर को मजबूत करके जो भी काम हम कर रहे हैं उसको हमें लक्ष्य तक हासिल करके ही दम लेना है, क्योंकि दूसरा काम भी शुरू करेंगे तो फिर हमें वही परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। तो हमें लक्ष्य हासिल करना ही करना है और अपने कर्मों में शुभता ले आना है। जो कोई गलत काम ना करे, भगवान की पूजा पाठ करें, फलदार वृक्ष लगाएं, पृथ्वी को साफ सुथरा रखें, ग्रहों को जो स्ट्रांग करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने कर्मों से। फलदार वृक्ष लगाएंगे तो बृहस्पति मजबूत हो जाएगा। सफाई दफाई करेंगे धरती माता पे कहीं भी तो शुक्र मजबूत हो जाएगा। पानी व्यर्थ नहीं बहाएंगे तो चंद्रमा मजबूत हो जाएगा। शुद्ध आचरण करेंगे, विद्या दान करेंगे तो बृहस्पति मजबूत हो जाता है। सत्य पर अडिग रहेंगे बिना डरे तो सूर्य मजबूत हो जाता है। तो इस तरीके से ग्रहों को हम अपने कर्मों से मजबूत करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कौन इन बातों को मानता है? तो सारे ग्रह उच्च के जन्म लेते समय अगर सारे ग्रह भी उच्च के हैं और हम अपने 25-30 साल तक हम सारे पाप कर्म करते रहे, तो धीरे धीरे उच्च तब न था जब हम पैदा हुए थे, उस समय मोमेंटम बना हुआ था। वो मोमेंटम थोड़े दिन तक चल गया, लेकिन उसके बाद वो काम नहीं करेगा फिर। तो जो मोमेंटम लेके हम आए हैं उन मोमेंटम को हम चेंज कर सकते हैं समय के साथ, तुरंत चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपने माता पिता तो नहीं बदल सकते ना। कोई गरीब घर में पैदा हो गया झुग्गी झोपड़ी में, तो उसमें तो उसका कोई दोष नहीं है। उस समय मोमेंटम बना हुआ है, पीछे जन्म से लेके आया हुआ, वो मोमेंटम उसका काम करेगा। लेकिन धीरे 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 जब वो संभला, उसके बाद जब उसको अपने कर्म क्षेत्र में उतरता है, तो वो धीरे 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 अगर कोशिश करता है तो फिर डिवाइन पावर, जो ईश्वरीय शक्तियाँ हैं, वो उसके साथ फिर चल पड़ती हैं, वो उसको हेल्प करती हैं और धीरे धीरे सुधार आता है। तो ये इस चीज़ को समझना हमें बहुत ज़रूरी है। तो मित्रों, अब जो हमारा सबसे लास्ट कॉम्बिनेशन है कि हम ये मानते हैं कि तीसरे भाव में बैठा हुआ राहु और केतु दोनों की स्थिति खराब, ये दोनों भाव खराब हैं और राहु केतु वहीं पे बैठ गए, यानी कि इन भावों के स्वामी कहीं पीड़ित अवस्था में बैठा हुआ है और उनमें अशुभ ग्रहों की दृष्टि वगैरह भी पड़ गई है, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बढ़ गया है। तो अगर ये दोनों, तब तो थोड़ी दिक्कत बढ़ने वाली है। तो दिक्कत क्या बढ़ेगी कि आदमी ना तो आध्यात्मिक रहेगा, ना उसको दान पुण्य करेगा, ना उसके पास इमोशंस होंगे और वो पराक्रम भी नहीं होगा। तो सोचिए किस तरीके का वो आदमी वो होगा। तो इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, परंतु ऐसी स्थिति में भी अगर कोई ऐसी स्थिति में अपनी कुंडली देखता है तो जान तो गया ना कि मेरा भगवान ने मुझे ऐसा बना के, मतलब मैं जन्म में जब पैदा हुआ हूँ तो मेरे पास ऐसी स्थितियाँ बनी हुई हैं। तो अगर अपनी इच्छा शक्ति से वो अपने व्यवहार में अच्छी बातें लेके आता है तो इन प्रभावों को वो काफ़ी हद तक समाप्त कर सकता है। तो कुंडली यही सब चीज़ें हमें बताती हैं कि हमें क्या करना है, आगे क्या नहीं करना है, कैसे आगे का जीवन जीना है। तो मित्रों, अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगर केतु तृतीय भाव में बैठ गया और राहु नवम भाव में बैठ गया और दोनों बली हो गए। अब बली होने का मतलब तो आप समझ ही गए हैं कि क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर केतु तृतीय भाव में बली हो गया तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि पराक्रम जो भाव है वो बली है। तो केतु, तो जब पराक्रम भाव में केतु बली हो जाएगा तो केतु मंगल सदृश है। तो कोई कमांडर हो सकता है, कोई लीडर हो सकता है बहुत बड़ा, जिसके पीछे जनता चले। बहुत ही निर्भय व्यक्तित्व होगा, किसी से नहीं डरने वाला, और बहुत ही संयमित और कभी ना घबराने वाला। समस्या विकट है, कितनी भी विकट समस्या हो, वो जहाँ तक घबराएगा नहीं, उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता रहेगा। बस वो कभी भी जो है
हिम्मत नहीं हारता है, और सबसे बड़ी बात वो उच्च आदर्शों के वाला भी होता है। तो सब कुछ अच्छा अच्छा ही है। लेकिन अगर नवम भाव में जब राहु बैठता है तो भी, और शुभ ग्रहों के प्रभाव में होता है, सब कुछ अच्छा अच्छा ही होता है तब भी। लेकिन थोड़ा सा राहु क्या है ना, राहु को आडंबर का बड़ा शौक है। तो वो धर्म कर्म में या ऐसी चीज़ें हैं जैसे दान पुण्य में वो दिखावा करना शुरू कर देता है कि अगर मान लीजिए कि किसी को कुछ गुप्त दान नहीं करेगा, दिखावा करेगा हमने ये दिया, तो केतु और राहु जब दोनों बलु होते हैं तो लेट सवेर राहु को रियलाइजेशन भी होता है कि हमें जो है ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों में जब कनेक्ट स्थापित हो जाता है तो फिर वो एक उस चीज़ों में सुधार भी आ जाता है। अब मान लीजिए कि केतु तृतीय भाव में बैठा हुआ केतु बली नहीं है, लेकिन राहु नवम भाव में बैठा हुआ बली है, तो फिर क्या होगा? तो मित्रों फिर ये होगा कि वो जातक धर्म कर्म में बहुत दिखावा करने वाला होगा। हो सकता है उसका प्रोफेशन भी ऐसा हो जाए, कोई जो पाखंडी बाबा टाइप का, जो लोग ऐसे करते हैं, लोगों को उल्लू बनाते हैं, उस तरीके का। क्योंकि कर्म तो उसका जो पराक्रम है वो तो उतना अच्छा हो नहीं पाएगा, तो उससे ऐसे कोई शुभ पराक्रम तो होंगे नहीं। तो अब चूंकि नवम भाव में बैठ गया है राहु, तो नवम भाव को भी वो उस तरीके से लीड करेगा अपने हिसाब से, क्योंकि केतु उसका कम्बिनेशन नहीं हो पा रहा है। केतु जहाँ बैठा हुआ है वो भाव कमज़ोर हो गया है, तो राहु फिर अपने हिसाब से उसको चलाएगा। तो आडंबर बहुत फैला सकता है, और दिखावा करना, और तंत्र मंत्र झूठ मूठ का करना, खूब सारा माला मूला पहन लेना, और ज्ञान न रहते हुए भी बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत बड़ा पंडित दिखाना, इस तरीके की कुछ विकृतियाँ भी आ सकती हैं। अब मित्रों इस स्थिति को उल्टा कर देते हैं। मान लीजिए केतु बली है और राहु कमज़ोर है, तो राहु के कमज़ोर होने का कारण क्या है कि नवम भाव ही कमज़ोर है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, बारीकी समझना, क्योंकि राहु तो सिर्फ उत्प्रेरक का काम कर रहा है। जो उस भाव से कारकत्व निकल के आ रहे हैं उसी को बढ़ा या घटा रहा है। तो राहु का कमज़ोर होने का मतलब यही है कि वो भाव ही कमज़ोर हो गया है। उस भाव का स्वामी कहीं जाके अगर बैठ गया, बुरे जगह पे पीड़ित हो गया, या फिर किसी पाप ग्रह की अष्टमेश की दृष्टि या युति हो गई, इस तरीके का कुछ ऐसी बात हो जा रही है, तभी वो ग्रह, अगर वो पूरा का पूरा भाव कमज़ोर हो गया, तभी उसमें बैठा राहु कमज़ोर हो जाता है या केतु कमज़ोर हो जाता है। तो मान लीजिए कि अगर राहु कमज़ोर हो गया तो नवम भाव अगर वीक हो गया और केतु तृतीय भाव में बैठा हुआ है, तो फिर जो जातक होता है वो एक तरह से समझ लीजिए कि काफ़ी वो मतलब रथलेस वॉरियर समझ लीजिए हो जाता है। उसके अंदर दया की भावना की काफ़ी कमी हो जाती है। और केतु तो वैसे भी मोह माया से दूर रहने वाला ग्रह है, डिटैचमेंट का ग्रह केतु को मानते हैं। और डिटैचमेंट का ग्रह अगर इस तरीके से उसके अंदर आध्यात्म की कमी आ जाएगी, हालांकि केतु खुद भी आध्यात्मिक ग्रह ही है, तो काफ़ी एथिकल है, लेकिन फिर भी उसके एक पोर्शन में काफ़ी मात्रा में कमी हो जाएगी, तो वो उसमें निर्दयता आ सकती है। वो जो पराक्रम में, उसके पराक्रम करने में जो है निर्दयता आ जाएगी। तो इस तरीके का देखने को मिल सकता है। जातक के अंदर तर्क करने की क्षमता की कमी हो जाती है। उसे जो भी आदेश मिलता है, अच्छा या बुरा, उसे लगता है कि मैं, जो मेरे ऊपर से आदेश आ गया, जो मेरे कमांडर ने, मेरे बॉस ने, जो राजा ने कह दिया, इथिकल है या अनइथिकल है, मुझे उसका पालन करके उसको दे देना। मुझे ये नहीं सोचना कि मैं ये गलत है या सही है। तो ऐसे लोग ही अगर देखा जाए, कभी कभी क्या होता है ना, कोई आप देखते हैं माफिया वफिया के साथ जो लोग होते हैं, मतलब मैं एक्सट्रीम पे जाके एग्जांपल दे रहा हूँ, छोटे तरीके तौर पे भी इसको समझा जा सकता है। तो जैसे होता है ना, माफिया के जो शूटर वगैरह होते हैं, वो माफिया के एक आर्डर पे जाके किसी को शूट कर देते हैं, किसी को मार देते हैं। उनको डर नहीं लगता, उनको ये नहीं लगता कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। तो इस तरीके की एक्सट्रीम कंडीशन में इस तरीके की बातें हो सकती हैं। अगर प्रभाव कम है तो दूसरे तरीक़ों से भी इसको समझ सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कि तृतीय भाव में बैठा हुआ केतु और नवम भाव में बैठा हुआ राहु
दोनों वीक हैं, यानी कि ये दोनों भाव ही कमज़ोर हो गए हैं। तो फिर जैसे पहली बताई गई थी स्थिति कुछ कुछ वैसी ही होगी। तो मानव के अंदर जो जितनी भी शुभ गुण है, नवम भाव क्या है, इंसान के अंदर जितने भी शुभ सोचने की क्षमता है। नवम भाव उच्च शिक्षा का भी भाव होता है। उच्च शिक्षा का मतलब आप ये समझिए, पहले ज़माने में जो शिक्षा होती थी जिसको उच्च शिक्षा कहा गया है, वो डिग्री नहीं होती थी कॉलेज की, वो ज्ञान से शिक्षा को नापते थे। तो ऐसा नहीं है, अगर नवम भाव में किसी का शुभ ग्रह कोई बैठ गया है या नवम भाव मजबूत है, नवमेश मजबूत है, तो कई बार ऐसा देखने में आता है कि जातक की कम पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद भी उसका जो नॉलेज होता है बहुत इन डेप्थ होता है। स्व अध्ययन से ही वो बहुत अधिक ज्ञान अर्जित कर सकता है। तो प्राचीन काल में तो ऋषि मुनि लोग तपस्या करके सीधे भगवान को प्रसन्न कर लेते थे, और भगवान ऐसे एवं मस्तु करते थे और सारी विद्या डाउनलोड कर लेते थे वो तो एक अलग ही विधा थी ना भगवान से ज्ञान प्राप्त करने की। तो भगवान जब कोई चीज़ दे देंगे आपको, नेक्स्ट पल ही आपको सब कुछ आ गया, ज्ञान के आप भंडार हो गए। तो नवम भाव जितने भी हमारे अंदर मानवीय गुण हैं, दया, करुणा, क्षमा और आध्यात्म, तीर्थाटन करने की भावना, तो जितने भी चीज़ें ये सब मानवीय गुण हैं, दैवीय गुण हैं वो सब नवम भाव, तो उनका ह्रास हो गया, तो वो चला गया। इधर जो है पराक्रम का भी ह्रास हो गया। तो न आध्यात्म है न पराक्रम है, इनकी दोनों चीज़ की कमी है। तो मानव एक तरह से देखा जाए ना तो काफ़ी उसका जो हिसाब किताब रहता है ना, कोई भी वो निकृष्ट काम भी इंसान करने के लिए तैयार हो सकता है, बुरे से बुरा काम करने के लिए वो तैयार हो सकता है। तो आप समाज में देखते हैं ना कि हर तरीके के लोग हैं और कैसी कैसी घटनाएं घटती रहती हैं, अखबारों में हम लोग पढ़ते रहते हैं। परंतु अगर किसी के कुंडली में ऐसी स्थिति बनी हुई है और लोगों ने उसे देख लिया कि ठीक तृतीय भाव और नवम भाव दोनों खराब हो चुके हैं और साथ में वहाँ पे राहु और केतु बैठे हुए हैं, तो उसे शुरू से ही ऐसे लोगों को अच्छे गाइडेंस में अच्छे गुरु के पास रखना चाहिए, उनको अच्छी अच्छी बातें सिखानी चाहिए कि जिससे इन ग्रहों का प्रभाव कम हो। क्योंकि हमें पता चल गया, अब हमें रेमेडी की ज़रूरत है। तो रेमेडी की ज़रूरत खाली बार रत्न पहनाने से और ये करने से चलिए वो भी किया जा सकता है, लेकिन साथ में हमें अपने कर्मों से उनको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा तरीका है। और भगवान की पूजा पाठ में मन लगाना, ये सब चीज़ें अपनानी चाहिए। तो अगर हम इस तरीके से ध्यान देते हैं, तो जैसा मैंने पहले आपको उदाहरण दिया कि अगर पहले से ही दौड़ धूप करना, वर्जिश करना शुरू कर देंगे हम लोग, तो मोटापा नहीं आएगा। अब मोटापा आने के बाद अगर दौड़ धूप करना शुरू करेंगे तो दौड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पहले से ही मोटापा आ चुका है, तो कितना दौड़ पाएंगे। तो दुनिया भर की बीमारियां पकड़ लेती हैं। तो उसी तरीके से अगर पता चल जाए कि ये कमी है और हमें क्या करके इसमें हम सुधार ला सकते हैं, तो सुधार भी आप एक दिन में नहीं ला पाएंगे, क्योंकि मोमेंटम बना हुआ है। जैसे मैंने बताया ना, गाड़ी को आप एक साथ ही 90 डिग्री पे नहीं मोड़ पाएंगे, कोई एंगल बना के आप इस तरीके से नहीं मोड़ सकते हैं, थोड़ा समय देना पड़ता है। तो थोड़ा कभी कभी, इसीलिए शनि को क्यों बुरा माना गया है। शनि को हमारे प्राचीन ज्योतिषियों ने जो किताबों में लिखा है, किसी भाव में शनि को अच्छा नहीं बताया, सब भाव में खराब। प्रथम भाव में बैठ गया तो खराब, द्वितीय भाव में बैठ गया तो खराब, सब में खराब है। परंतु वस्तुतः देखा जाए तो शनि ऐसा फल देता हुआ दिखता नहीं है। तो इसका रीज़न यही है कि शनि जो है जब किसी भाव में बैठता है ना, तो शनि संघर्ष करवा देता है। 10-10 साल, 15-15 साल का संघर्ष, लंबा लंबा संघर्ष करवा देता है। लेकिन अगर आपको मैसेज समझ में आ गया शनि का, और पता चल गया कि आपको क्या करना है, शनि आपसे क्या करवाना चाहता है, और आप मेहनत से नहीं घबराते हैं, तो वो समय के साथ हीरा जो कोयला जो है वो हीरा बन जाता है। तो जातक में एकदम ट्रांसफार्म हो जाता है, इस तरीके से उसका जीवन बदल जाता है। ऐसे चेंजेस शनि कर देता है। तो हमें ग्रहों का नेचर समझना चाहिए। और मित्रों, ज्योतिष शास्त्र ऐसा है ना, इसमें बहुत अधिक रिसर्च की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनियों ने किताबें लिखी थीं, तो 15-16 सूर्य शास्त्र में 15-16 ऋषि मुनियों की जो किताबें हैं उनका वर्णन आता है, लेकिन उसमें 3-4 ही मिल रही हैं और बाकी सब जो है वो लुप्त हो गई हैं, विलुप्त हो गई। तो कनेक्टिंग वो लिंक, कड़ी टूट गई है, जो कड़ी है वो टूट गई है, तो उसको पुनः जोड़ने की ज़रूरत है। इसलिए रिसर्च की ज़रूरत है, बहुत अधिक रिसर्च की ज़रूरत है। तो और इस
क्षेत्र में बहुत तेज़ लोगों को आने की आवश्यकता है। जैसे जो लोग IIT वगैरह टाइप के जो ब्रेन होते हैं उनको ज्योतिष शास्त्र में आके और अध्ययन करने की ज़रूरत है। तो इससे बहुत लोगों के जीवन को बदला जा सकता है, उनको फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। जीवन बदलने का मतलब ये नहीं है कि एकदम से सब कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन ये ज़रूर किया जा सकता है कि 10 से 20%, 25% अशुभ ग्रहों के प्रभावों को कम किया जा सकता है, शुभ ग्रहों के प्रभावों को बढ़ाया जा सकता है। कई प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, जिसमें अपने कर्मों से और अपने जो मंत्रों से, अब पूजा पाठ करके, और इसके अलावा जो है रत्न वगैरह भी हैं, बहुत सारे विधाएं हैं। तो थोड़ा थोड़ा योगदान सबका लेते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इंसान अगर ग्रहों को देखकर और उस हिसाब से अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करके अपने कर्मों को उनके अनुसार करना शुरू कर दे तो काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तुरंत नहीं होगा, लेकिन थोड़ी मेहनत करने के बाद वो ज़रूर फ़ायदा होगा। तो मित्रों, इस चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपा करके इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे आप अपने मित्रों और शुभचिंतकों के साथ शेयर कर दीजिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको यह प्रोग्राम कैसा लगा और इसमें क्या और सुधार किए जाएं जिससे कि ये और बेहतर हो सकता है। तो अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बहुत जल्दी ही मैं एक नए विषय के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित हो जाऊंगा। धन्यवाद।